नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं और आपके सिलेबस में आर्ट एंड कल्चर एक पोर्शन है, तो आपको पता होगा कि क्लास 11 का एक बुक आता है भारतीय कला और परिचय। यही चीज़ इंग्लिश में फाइन आर्ट के रूप में आता है। तो ये किताब जो है आर्ट एंड कल्चर के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके हर लाइन से क्वेश्चन बनाया गया है। लाइन ही नहीं बल्कि इसके इमेज से क्वेश्चन बनाया गया है। और ये चीज आपको क्वेश्चन बैंक सीरीज में, जो कि हम लोग का यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का चल रहा है, उसमें आपको प्रूफ के साथ बताया जा रहा है। और उसमें यह भी कहा गया था कि ये एक ऐसा किताब है जिसको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। अगर आपके सिलेबस में आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, एक दो ही प्रश्न आपके सिलेबस में या आप जो भी एग्जाम देते हैं उसमें आता है, तो भी इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि कैसे मल्टीपल सोर्स को मैनेज किया जाए। क्योंकि हम लोगों को बोला जाता है कि 6 क्लास एनसीईआरटी से 12 क्लास तक को आपको पढ़ना है। उसके अलावे भी बहुत सारे कुछ गाइड बुक को भी रिकमेंडेशन किए जाते हैं। हम लोगों के पास कोचिंग मटेरियल होता है, वो भी हम लोगों को पढ़ना होता है। तो इसमें हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और हमको पता नहीं चलता है कि कैसे मैनेज करें। और एग्जाम से एक दिन पहले आप समझिए कि हिस्ट्री का ही इतना बुक पढ़ेंगे, फिर ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, तो कैसे मैनेज कर पाएंगे। अगर आपके सिलेबस में मानिए चलिए जीएस का 20-25 प्रश्न ही आता है, इसके अलावा अगर आप पीसीएस देते हैं तो 100 प्रश्न भी आता है, तो भी आप इतने बुक को कैसे कम समय में रिवीजन कर पाएंगे एग्जाम से सप्ताह भर पहले या एक दिन 2 दिन पहले। और रिवीजन नहीं कर पाइएगा तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस 2 घंटे में अगर आपको चीजें याद नहीं रहेंगी तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो वो सारे चीज को हम लोग जानेंगे कि कैसे इस सब को, मल्टीपल सोर्स को मैनेज किया जाए, कैसे पढ़ा जाना चाहिए और कैसे कम समय में मल्टीपल सोर्स को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से यूज करके उसको एग्जाम हॉल में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आर्ट एंड कल्चर का। और इसमें बहुत सारा टेक्निक हम लोग यहाँ पे पढ़ने का सीखेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन बैंक का हम लोग का सीरीज एक चल रहा है, तो वो सीरीज आपको यहाँ पे फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि जब हम क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं तब हमको आइडिया होता है कि किस चीज़ पे हमको ज़्यादा जोर देना है और किस चीज़ पे हमको कम जोर देना है। तो ये चीज़ भी आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ने के बाद ही होगा। तो वो सीरीज अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देखें, क्योंकि उसी के बेस पे हम अपना एक सोर्स ढूंढे हैं कि कौन मेरा मेन सोर्स होगा और कौन मेरा सप्लीमेंट्री सोर्स होगा। तो हम लोग जो है आर्ट एंड कल्चर का ये वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए हमारा जो मेन सोर्स होगा वो क्लास 11 का ये एनसीईआरटी बुक, जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं और यही 8 चैप्टर को हम लोग सीरियल वाइज पढ़ने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। ये वीडियो भले लंबा चला जाए, क्योंकि वीडियो तो लंबा जाएगा ही जाएगा, कम समय में हमको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल जो है वो उपलब्ध करवाना है, वीडियो उपलब्ध करवाना है आप लोगों को। इसीलिए हो सकता है वीडियो जो है वो थोड़ा बहुत लंबा भी जाए। तो उम्मीद करते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको ये चीज़ जानना है और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर इसको देखिएगा अंतिम तक। सबसे पहला तो चैप्टर देख लेते हैं, इसमें कितने चैप्टर हैं। तो टोटल 8 चैप्टर हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी की कलाएं, मौर्यकालीन है, फिर भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर काल के बारे में दिया गया है। फिर प्रवृत्ति भित्ति चित्रण से पूछा गया है, जो कि आपको क्वेश्चन भी बताया गया है, जो कि क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछले हम लोग वीडियो में देखे थे। मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला के बारे में पूछा जाएगा या बताया गया है। और ये चीज़ भी पूछा गया है, जैसे कि लिपाक्षी मंदिर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछला वीडियो में। फिर है भारतीय काश्य प्रतिमाएं हैं और लास्ट में आपका 8वां चैप्टर जो है इंडो इस्लामिक वास्तुकला के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे जैसा कि हम लोग यहाँ चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आर्ट एंड कल्चर को बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है। ये जो आपको पीडीएफ दिख रहा है उसको आप नेट में सर्च कीजिए, गूगल सर्च कीजिए, आपको आराम से कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अगर आपको किताब मिल जाता है तो वो खरीद लीजिए, और नहीं तो इसको जेरोक्स करा के इसको पढ़ना है। क्योंकि किसी दूसरे के पढ़े हुए से आपको फायदा नहीं होगा। आपको हम एक कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करेंगे, आपको खुद ही मेहनत करना होगा, लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, तब ज़्यादा फायदा आपको लगेगा। क्योंकि आप देखिए, एग्जाम आप देंगे, एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होगा वो आप मेंटेन करेंगे। तो आप अगर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़िएगा तो आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना कि केवल वीडियो देखने से होगा। वीडियो का एक अपना महत्व है, रीडिंग का अपना महत्व है, तो आपको किसी चीज़ को स्किप करना नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि फिलहाल जो है अभी हम मैप में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप जो है जैसे जैसे पढ़िएगा और उन जगहों को मैप में भी ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वे मैप बेस भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं और आपको यहाँ पे धीरे धीरे बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे मल्टीपल सोर्स को हम लोग एक साथ यूज करें और उसका फायदा कैसे हम लोग
कम समय में उठा सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों का चैप्टर है प्रागैतिहासिक शैल चित्र। तो सबसे पहले तो चैप्टर के बारे में जान लीजिए। कभी भी आप चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर के नाम के बारे में सबसे पहले जानना है। तो एक चीज तो आपको पता होगा कि शैल चित्र क्या होता है। शैल मतलब हो गया पत्थर यानी रॉक, और वहां पे जो पेंटिंग किया गया है उसी को बोला गया है शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग। मतलब ऐसा चित्र जो कि जिसका चित्रण कहां पे किया गया हो, पत्थर पे किया गया हो, शैल पे किया गया हो, तो उसको हम लोग कहते हैं शैल चित्र। अब दूसरा एक वर्ड आपको दिख रहा है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल जो होता है वो अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन एक लाइन में समझिए, ये एक ऐसा काल है हिस्ट्री का जिसमें हमको कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं मिलता है। तो ये चीज आपका यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में बताया गया है, या इस वर्ड का एक मीनिंग होता है। तो इस पूरे लाइन का मतलब क्या हो गया, प्रागैतिहासिक शैल चित्र मतलब उस समय का शैल चित्र जब लोग लिखित दस्तावेज नहीं छोड़ गए हैं, केवल उनका जो छूटा हुआ अवशेष है, जैसे बर्तन है, मिट्टी है, मिट्टी के और भी बनाए गए खिलौने वगैरह हैं, या पेंटिंग है, वही चीज अभी उपलब्ध है। उनके कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, क्योंकि उस समय कागज वगैरह सब कुछ था नहीं, तो आपको लिखित दस्तावेज मिलते नहीं है। तो उस समय के शैल चित्र को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का। तो चैप्टर का हेडिंग आप समझ गए। अब इसके बाद आपको सबसे पहले केवल इस हेडिंग से संबंधित अगर हिस्ट्री पहली बार अगर आप देख रहे हैं तब तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक और बताना पड़ेगा, और अगर आप पहले से पढ़े हैं तो ये मीनिंग इसके बारे में, प्रागैतिहासिक के बारे में आप जरूर पढ़े होंगे, उम्मीद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम चैप्टर शुरू करने से पहले बताते हैं कि मल्टीपल सोर्स को कैसे यूज किया जाए। सबसे पहले आप जो पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर, मतलब मेन फोकस जो हमारा है वो आपका कला और संस्कृति है, ना कि प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम ये चीज करेंगे कि इससे संबंधित जो भी चैप्टर है उसको यहाँ पे हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखिएगा एनसीईआरटी अगर ढूंढिएगा तो क्लास 6 जो है वो प्राचीन भारत के बारे में है। लेकिन प्राचीन भारत आप जैसे कि आप लोगों को बताया गया, ये आर्ट एंड कल्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, प्राचीन भारत में जो किताब है उसका जो आर्ट एंड कल्चर का जो आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी फैक्ट आपको मिलते हैं उसको यहाँ पे जो भी ब्लैंक स्थान आपको दिख रहा है आपकी किताब में या जेरोक्स आप जो कीजिएगा उसमें दिख रहा है, वहां पे जो की टर्म को आप नहीं जानते उस की टर्म को आप लिखिए। यानी कि यहाँ पे एनसीईआरटी में जैसे कि यहाँ पे एक चैप्टर दिया गया है कि आदिम मानव का जो शुरुआत है वो कहाँ से हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे एक चैप्टर दिया गया है। और यहाँ पे तिथि वगैरह के बारे में दिया गया है, जैसे कि अभी हम पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे, और पूरा पाषाण काल में भी आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल होता है, और उसका डेट वगैरह पढ़ेंगे। तो ये सारा चीज अगर आपको नहीं पता है तो आपको एनसीईआरटी से उसको ऐड कर लेना है और यहाँ पे लिख लेना। अगर आपको आता है तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा चीज यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर क्लास 6 है तो क्लास 6 में तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, वो क्लास 6 लेवल में लिखा गया है। तब हमको दूसरा एंसेंट हिस्ट्री का जो सोर्स है उस पे भी जाना है, यानी कि क्लास 11 और 12 में जाना है। तो 11 में तो आपका आर्ट एंड कल्चर है, 12 में आपका एंसेंट हिस्ट्री है, और एंसेंट हिस्ट्री जो यहाँ पे शुरू किया गया है वो हड़प्पा सभ्यता से शुरू किया है, यानी प्राग ऐतिहासिक काल का कोई भी टॉपिक नहीं है। तो अभी आप जो है क्लास 12 का ये बुक जो है उसको इग्नोर करके चल सकते हैं। जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो इसको भी, यहाँ पे भी जो फैक्ट है उसको एक जगह कलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ आप लोगों को बताया गया था आर्ट एंड कल्चर के लिए सीसीआरटी का जो वेबसाइट होता है उसको आपको विजिट करना है, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन बैंक में बताया भी गया है। अब यहाँ पे भी अगर देखिएगा भारतीय वास्तुकला जो शुरुआत यहाँ पे दिया है सिंधु घाटी सभ्यता से दिया है, यानी प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में यहाँ पे भी चर्चा नहीं किया गया है। तो जब हम मल्टीपल सोर्स के बारे में बात करते हैं तो देखिए 2 सोर्स में आपका प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में दिया नहीं गया है, तो इन 2 सोर्स को आप इग्नोर कीजिए। बाकी यहाँ पे आपका 2 सोर्स है, यानी कि क्लास 6 का चैप्टर है उसको आप सामने खोलिए, और उसके बाद उसी के सामने आपका किताब होना चाहिए आर्ट एंड कल्चर क्लास 11 का। और जो भी तथ्य आपके क्लास 6 में दिए गए हैं, आप चूंकि मेन बुक जो पढ़ रहे हैं वो आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, तो जो भी क्लास 6 के फैक्ट ऐसे मिलेंगे जो कि आर्ट एंड कल्चर में नहीं है उसको यहीं पे ऐड कर लेना है, ताकि जब आप ये चैप्टर कंप्लीट करें तो आपको दोबारा से ये जो चैप्टर आपको यहाँ पे दिखाया गया वो चैप्टर आपको पढ़ना नहीं पड़े। जैसे कि अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भीमबेटका के बारे में दिया गया है, अब भीमबेटका आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो आप क्या कीजिएगा कि जब एग्जाम होगा तो आप इतना किताब तो नहीं पढ़ सकते, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ जो भी भीमबेटका के बारे में बताया गया है और उसके बाद यहाँ जो भी भीमबेटका के बारे में बताया गया, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, और यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेन से लिख लेंगे। और इस तरह से दोबारा हमको ये चैप्टर पढ़ने का, यानी क्लास 6 एनसीईआरटी पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं होगा। और इस तरह से आप जब पढ़िएगा
तो आपके पास केवल लास्ट में एक ही सोर्स बचेगा, अर्थात फाइन आर्ट का ये क्लास 11 एनसीईआरटी का एक ही बुक बचेगा। ना तो आपको क्लास 6 का किताब पढ़ना पड़ेगा और ना ही आपको क्लास 12 का किताब पढ़ना पड़ेगा और ना ही सीसीईआरटी का किताब या आपको ये वेबसाइट या पीडीएफ आपको विजिट करने का आवश्यकता पड़ेगा। कहने का मतलब है आपको चूज करना है कि मेन सोर्स आपका क्या है और उस मेन सोर्स में जो भी एडिशनल सोर्स है उसके सारे फैक्ट को यहाँ पे ऐड करना है। ये तो हो गया कि मल्टीपल सोर्स को कैसे यूज किया जाए। अब हम लोग यहाँ पे ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं, लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कुछ फैक्ट जो है वो समझने होंगे या कुछ वर्ड जो हैं वो समझने होंगे इस टॉपिक को समझने के लिए, और इसीलिए हम लोग जो हैं वो उस वर्ड को पहले समझ लेते हैं। और इसके लिए हम लोग कोचिंग मटेरियल का भी सहायता ले सकते हैं, और नहीं तो अगर कोई कोचिंग मटेरियल नहीं है तो एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा, बस थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, वहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज वहाँ पे नहीं मिलता है। तो एनसीईआरटी के साथ आप जो है गाइड बुक अगर आपको मिलता है कोई ढंग का तो वहाँ पे भी उसको भी प्रिफेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस में दिया हुआ रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का। ये अभी आपको टेक्निक बता रहे थे थोड़ा बहुत कि किस तरह से आपको मैनेज किया जाना चाहिए। आपका गाइड बुक भी साथ में रहना चाहिए। और देखिए गाइड बुक तो आपका या तो आर्ट एंड कल्चर का होगा या तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का है। तो हम जो यहाँ पे दिखा रहे हैं वो मेरा एंशिएंट हिस्ट्री का, आर्ट एंड कल्चर का नहीं है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के लिए मेरा एक ही सोर्स है, वो है क्लास 11 एनसीईआरटी, और इसी को हमको यहाँ पे पढ़ना है। और इसीलिए हम जो है एक ही सोर्स यूज करने वाले हैं, इससे ज्यादा सोर्स हम यूज करने वाले नहीं है। जो भी यहाँ पे दिया है हम उतना ही याद करेंगे। अगर इतना में से आ गया तो ठीक, और नहीं आया तो समझ के चलेंगे कि ये क्वेश्चन जो है मेरे जो लिमिट से वो क्या था, बाहर था, ऐसा समझ के हम चलेंगे। क्योंकि याद भी तो नहीं रहेगा कितना हम बुक को रेफर कर सकते हैं। इसीलिए एक कोचिंग मटेरियल, एक आपका मेन बुक जो एनसीईआरटी अगर यहाँ से सवाल पूछ रहा है तो वो, और बाकी सप्लीमेंट्री को जो भी चीज आपको मिलता है उसमें यहाँ पे ऐड करना है। यही एक तरीका है जिससे आप कम समय में मल्टीपल सोर्स को यूज करके ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले की टर्म, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा चला गया ये आपको तरीका बताने में, तो आज हम लोग यहाँ पे फिर से क्लास यहाँ पे शुरू करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोगों को 8 टॉपिक जो है वो तो पढ़ना है, जिसमें पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक शैलचित्र, और इसमें जो की टर्म है उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3 टर्म आपको देखने को मिला होगा। एक है आपका प्रागैतिहासिक, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री, और जैसा कि यहाँ पे बताया गया यहाँ कोई लिपि और लेखन आपको नहीं मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री। और इसके अंतर्गत जो रखा जाता है पाषाण काल को रखा जाता है, जो कि अभी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। यानी कि कुल मिला के हम अगर एक लाइन में कहें तो पाषाण काल के जो भी शैल चित्र हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ अध्ययन करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर के पहले चैप्टर में। अब दूसरा चीज यहाँ पे देखते हैं, इसी से रिलेटेड फैक्ट है इसलिए यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा आइडिया रहेगा, क्योंकि बीच बीच में हो सकता है ये टर्म आ जाए। प्रोटो हिस्ट्री होता है जिसको आधे इतिहास कहते हैं, जिसमें क्या होता है आपका धातुकालीन सभ्यता आता है, जैसे काशी में जो कि हड़प्पा सभ्यता जैसे कि कह सकते हैं। इसमें लिपि तो है लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, और इसीलिए बोलता है आधा इतिहास, आद्य इतिहास, मतलब लिखा हुआ है लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं। उसके बाद ये एक टर्म यहाँ पे ही फिर से यूज होगा जो कि ऐतिहासिक काल कहा जाएगा, और यहाँ पे लिखित जो दस्तावेज है वो भी हैं और उसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं। और इस तरह से पूरा मानव सभ्यता का कहा जाता है 0.001% काल ही जो है वो ऐतिहासिक काल है। जैसे कि हम लोग ऋग्वेद यहाँ पे कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता में जो भी शिलापट मिले हैं उसको तो हम लोग पढ़ भी नहीं पाए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज आपको दिया गया। उसके साथ साथ एक और की टर्म है जो कि आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, प्रागैतिहासिक, चूंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्री हिस्ट्री कल्चर, तो प्री हिस्ट्री जो होता है उसको किस टर्म में बांटा गया है या इसको किन किन टर्म में बांटा गया है ये भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। तो कहा जाता है कि ये जो है लिपि लेखन तो इसमें नहीं मिलता है, साथ ही साथ इसको हम लोग बोल देते हैं पाषाण काल। लेकिन ये पाषाण काल किस आधार पे फिर से मतलब 3 आधार जो है उसके आधार पे इसको फिर से 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला है भूवैज्ञानिक युग, दूसरा है औजार के प्रकार, यानी कि अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार के औजार, कहीं पे बड़े औजार थे कहीं छोटे औजार थे, तो इस औजार का जो प्रकार है और उसका टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, वो बदल रहा था, और इसीलिए हम लोग उसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। साथ ही साथ जीवन निर्वाह की पद्धति, शुरुआत में देखेंगे कि वो जंगलों में रहते थे, बाद में आते आते वो नवपाषाण काल आते आते खेती करने लग जाते हैं, तो उनके जो जीवन निर्वाह है, जीवन जीने का जो तरीका है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। और इसीलिए इसको 3 कैटेगरी में इसको बांट देते हैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम पीरियड है। तो देख लीजिए यहाँ पे टाइम पीरियड जो शुरू होता है वो 20 लाख से होता है, और आपका 10,000 तक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद जो हम हड़प्पा सभ्यता वगैरह पढ़ते हैं, वैदिक काल वगैरह पढ़ते हैं, तो वो तो आज से लगभग 4,000 साल या 3500 साल पहले का इतिहास हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये जो है 10,000 तक का जो इतिहास है उसको आपका पाषाण काल में बांटा गया है, और उसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। यहाँ जो डेट हम लिखे हैं वो एनसीईआरटी क्लास पे अभी जो आपको दिखाया गया था पेज 7 में, उसके अनुसार से ये डाटा लिखा गया है। ये क्यों लिखा गया है आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखिए हम लोग वर्तमान समय में रह रहे हैं, अमेरिका अभी डेवलप है
और इंडिया जो है उसके तुलना में थोड़ा सा अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो क्या होता है कि ये डेवलपमेंट को ही दिखाता है कि नवपाषाण में कृषि होने लगा था, यानी कि ये डेवलप्ड एरिया था। पूरा पाषाण जो है प्राचीन काल था, ये डेवलप नहीं था। शिकारी लोग करते थे, जंगल में रहा करते थे, बड़े बड़े पत्थर का औजार यहाँ पे बनाते थे। तो कभी कभी क्या होता है कि भारत के एक ही टाइम पीरियड में कहीं माने चले यहाँ पे वृक्ष, जैसे कि आप जाइएगा दिल्ली तो वो क्या होता है एडवांस शहर है, और वही चीज अगर आप बस्तर के इलाके में चले जाइएगा तो वो क्या है थोड़ा बहुत पिछड़ा इलाका है। तो एक ही टाइम पीरियड में ये जो है बस्तर का इलाका हम मान सकते हैं पुरापाषाण काल में रहा होगा, और दिल्ली का जो इलाका रहा होगा वो आपका नवपाषाण काल में रहा होगा। तो इस तरह से हम कोई एक डेट फिक्स नहीं कर सकते हैं कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल पूरे भारत में एक ही टाइम पीरियड में रहा होगा। लेकिन औसत रूप में आपको दिया गया है एनसीईआरटी में कि औसतन अगर हम भारत में देखें तो औसतन 20 लाख से लेके 12,000 तक का जो वर्ष होता है उसको हम लोग पुरापाषाण युग कहते हैं, और उसके बाद 12,000 से लेके 10,000 का हम लोग बोलते हैं मध्यपाषाण युग, और उसके बाद नवपाषाण युग जो होता है वो 10,000 के बाद आता है। और इसके बाद हम लोग का ताम्रपाषाण और कांस्य युग भी आता है, और उसके बारे में हम लोग कृषि सभ्यता एक तरह से पढ़ते हैं, ग्रामीण सभ्यता, और उसके बाद कांस्य युग जो कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे पुरापाषाण जो है ये चूंकि एक लंबा टाइम पीरियड है, देख लीजिए ये 20 लाख से 12,000 है, तो 20 लाख से 12,000 है तो लंबा टाइम पीरियड है, तो फिर से इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक को निचला पुरापाषाण कहा गया है, फिर मध्य पुरापाषाण कहा गया है, और उच्च पुरापाषाण। देखिए ये चीज हमको बताने का रीजन ये है कि आने वाले समय में अभी जो हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, उसमें आपको ये टर्म जो है वो यूज किया जाएगा, इसीलिए पहले आपको यहां हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो निम्न पुरापाषाण होगा वो 1 लाख से पूर्व होगा, यानी हम मान के चलते हैं 1 लाख से आपका 20 लाख तक का जो टाइम पीरियड होगा उसको हम लोग निम्न पुरापाषाण काल होंगे कहेंगे। और इसमें बहुत सारा संस्कृति है, जैसा कि बोला गया कि अभी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर। तो जो बेसिक उसको समझने के लिए हम टर्म है उसी को हम समझेंगे, टोटल टर्म को यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया है देखिए आपका निम्न के बाद क्या हो गया मध्य पुरापाषाण काल, जो कि 1 लाख से 30,000 के बीच का टाइम पीरियड है, और इसमें भी बहुत सारा संस्कृति मिलता है और बहुत सारे अवशेष जो है वो मिलते हैं भारत के अलग अलग स्थानों में। उसके बाद है उच्च पुरापाषाण काल, जो कि 30,000 से लेके आपका 12,000 के बीच आता है। तो इस तरह से यहाँ पे भी औजार जो होते हैं वो बदल जाते हैं, और ये भी भारत के विभिन्न जगहों से अवशेष के रूप में प्राप्त किए गए हैं। उसके बाद आता है मध्यपाषाण काल, जो कि 12,000 से लेके आपका 10,000 है। फिर नवपाषाण काल 10,000 के बाद है, और इनके भी अवशेष जो है जो भारत के विभिन्न जगहों में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत टाइमलाइन हम लोग जान लें कि मध्यपाषाण क्या है, नवपाषाण क्या है और पुरापाषाण क्या है। अब यहाँ पे जब हम फाइन और आर्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक शैल क्षेत्र, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि ये पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं। और पाषाण काल को मुख्यतः 3 कैटेगरी में बांटा गया है, आपका पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब जब इतना आप समझ गए तब अब इस चैप्टर को पढ़ना हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखिए यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन तो आपको पढ़ के बता ही देंगे, क्योंकि लाइन बाय लाइन भी पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरा मकसद है कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए ये आपको बताना। तो सबसे पहले कभी भी आप पढ़े तो, या कभी भी आप किसी दूसरे को भी पढ़ाएं, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले उस चैप्टर में क्या दिया गया है वो चीज को आपको सबसे पहले स्टूडेंट या विद्यार्थी को बताना चाहिए। तो वही चीज आपको हम बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि जो पहला पैराग्राफ आप जब पढ़िएगा तो यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में कि कैसे जो है प्राग ऐतिहासिक बारे में, तो पहले आपको बता दिया गया है कि ये इस तरह का इतिहास है जिसमें कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। अब पहला पैराग्राफ आपको बताना चाहता है जब लिखित दस्तावेज नहीं है, उस समय कोई कागज नहीं था, उस समय कोई भाषा नहीं था, तो हम कैसे उस समय के लोगों के बारे में जान सकते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे विद्वानों के द्वारा क्या किया गया, खोज किया गया उन आवासों का या उन स्थलों का, उन मिट्टी के बर्तनों का जो उन लोगों के द्वारा यूज किया जाता था, प्रयोग किया जाता था, और उन अवशेषों को यहाँ पे उनके अवशेषों को एक तरह से कनेक्ट किया गया जो उनके द्वारा बनाए गए चित्रकारी चित्र थे। और ये जो चित्र हैं इससे मानिए चलिए यहाँ मिट्टी के बर्तन है और ये चित्रकारी है, तो अब विद्वान जो है वो इनके मिट्टी के बर्तन और इस चित्रकारी के बीच संबंध बनाने के बाद एक कहानी गढ़ने का शुरुआत की है कि ये लोग किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे। तो कहा जाता है शुरुआत में ये लोग तो कोई भी है तो रोटी कपड़ा और मकान के लिए ये लोग क्या करते हैं, अपना कोई भी इंसान है तो पहला उसका जो बुनियादी जरूरत होता है खाना पीना कपड़ा, यानी रोटी कपड़ा और मकान के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। जब रोटी कपड़ा मकान जो हो जाएगा वो पूरा उसका
एक तरह से कहिए पूरा उपलब्ध हो जाएगा, तब वो अपने मनोरंजन के लिए कुछ काम करेंगे, मनोभाव को अभिव्यक्त करने के लिए। जैसे हम लोग का क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान आपको मिल गया, आप अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो आप मनोरंजन के लिए बहुत सारा चीज कीजिएगा, घूमिएगा, चित्रकारी कीजिएगा, पेंटिंग कीजिएगा, मूवी जाइएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग का जब बुनियादी जरूरत पूरा हो जाता है, तो हम एक्स्ट्रा करिकुलम जो होता है जिसको हम लोग करते हैं, वो सारा चीज हम लोग करते हैं। और उसी के तहत यहाँ पे पेंटिंग किया गया उस समय के लोग, यानी कि जिसको हम प्राग ऐतिहासिक काल के लोग के बारे में कर रहे हैं। फिर प्रागैतिहासिक के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि क्या है प्रागैतिहासिक। उसके बाद जो प्रागैतिहासिक काल है उसको 3 कैटेगरी में, जैसे कि आप लोगों को बताया गया, उस कैटेगरी में बताया जा रहा है कि क्या तीनों कैटेगरी में हमको पेंटिंग मिला है या अलग अलग कैटेगरी में आपको कहीं कहीं पेंटिंग देखने को नहीं मिला है। तो ये आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताने का प्रयास किया गया है। जब ये बता दिया गया कि कौन से काल से हमको पेंटिंग मिल रहा है, मध्य पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से या नव पाषाण काल से, अब ये बताने के बाद अगला आपका स्टेप या अगला पैराग्राफ यहाँ पे बताया गया है कि कैसे इसका खोज हुआ, कौन इसका पहली बार खोज किए। तो यहाँ पे देखिए 1867 के आसपास यहाँ पे हम लोग जो है इस तरह के पेंटिंग को खोजते हैं। और आपको ये भी ध्यान देना है कि कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपको कहा जाता है रीडिंग बिटवीन द लाइन, मतलब जो लाइन में लिखा हुआ नहीं है उसको भी आपको पढ़ना है। तो बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो एनसीईआरटी में अस्पष्ट होते हैं, तो उसको आपको गूगल कर लेना, और गूगल करके इधर उधर नहीं रखना, अलग से नोट्स नहीं बनाना है आपको। उसी के बगल में अगर स्पेस है तो वहां पे लिख देना है कि जैसे यहाँ पे बोला गया कि 1868 या 67 के आसपास यहाँ पे शैल चित्र को खोजा गया, जो कि पहली बार खोजा गया था, और कुछ यहाँ पे विद्वान के नाम दिए गए हैं। तो उन विद्वानों के बारे में, पूरा विद के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि उससे सवाल यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो इस तरह से बेसिक इन्फॉर्मेशन जो गूगल आप किए हैं उसको बगल में ही वहाँ पे लिख दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे अब उसको एक तरह से जब भी पढ़िएगा तो वो चीज़ आपको वहीं पे एक जगह दिखेगा। अब उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि पहली बार कहाँ खोजा गया। अब उसके बाद धीरे धीरे तो बहुत सारा खोज हो जाएगा, और अलग अलग स्टेट में जो खोजा गया उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कहाँ कहाँ ये खोज हुआ था, और उसके बारे में डिटेल यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर एक स्टेट में कहाँ कहाँ जो है वो आपका पूरा पाषाण या प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र यहाँ पे मिले हैं। और उसके बाद अलग अलग जगह से यहाँ पे आपको इमेज के साथ दिखाया जा रहा है, और यही सबसे क्वेश्चन आपका बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए भीमबेटका के बारे में भी, या और भी बहुत सारे स्थल हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है। तो ये सब चर्चा करने के बाद आगे, जब इन सब की चर्चा करने के बाद आपका यहाँ क्लासिफिकेशन करना होता है, तो वो 3 कैटेगरी में फिर से बांट देते हैं, यानी इसको 3 काल में विवेचन करेंगे, ऐसा करके यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर पूरा पाषाण, जैसे कि आपको बताया गया कि पूरा पाषाण काल जो है उसको 3 कैटेगरी में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको पढ़ने से पता चलेगा कि शुरुआती जो पूरा पाषाण, जिसको हम निम्न पूरा पाषाण कर रहे हैं या मध्य पूरा पाषाण कर रहे हैं, उसमें आपको किसी तरह का कोई पेंटिंग नहीं मिलता है, और इसीलिए उसके पेंटिंग के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है। लास्ट का जो अपर पैलियोलिथिक एज जो होता है, यानी उत्तर पूरा पाषाण जो काल होता है, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। जब इसका विशेषता जो होगा, जैसे कि बोला गया कि आपका जीवन शैली अलग है, यहाँ पे हथियार जो है वो अलग है, तो यहाँ का पेंटिंग भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से मिलेंगे और अलग अलग जगह देखने को मिलेंगे। और इसीलिए यहाँ पे उत्तर पूरा पाषाण काल के बताने के बाद जब अगला टॉपिक यहाँ पे आपको बताया गया, तो वो मध्य पाषाण काल के बारे में बताया गया। अब मध्य पाषाण काल में कहाँ कहाँ पे पेंटिंग मिले हैं, वो किस, उसमें क्या विशेषता था, वो बताने के बाद अब जो है यहाँ पे बहुत सारा चीज यहाँ पे स्पेशली जो है जहां जहां मिले हैं, जो भी जगह बहुत एक तरह से महत्वपूर्ण जगह है, उनको यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, और इन सब से सवाल बनता है, और इसीलिए आपको लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए इमेज भी दिए गए हैं कि किस तरह से वो लोग पेंटिंग करते थे, और अपने जीवन के बारे में, या हम कह सकते हैं कि उनके जीवन के बारे में हम इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे। आगे यहाँ पे लास्ट इसी को यहाँ पे, चूंकि नवपाषाण काल के बारे में थोड़ा बहुत बताया होगा, और उसके बाद ये प्रागैतिहासिक काल शैल चित्र है, इसलिए इसके बाद का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। इस चैप्टर में इतना ही चीज आपको बताया गया है। तो यहाँ पे ये सारा चीज आपको एक तरह से पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल के शैल चित्र के बारे में पढ़ना है। और प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र को यहाँ पे 2 कैटेगरी में, या सॉरी 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है, जिसमें पहला कैटेगरी का जो अंतिम काल है, जिसको उत्तर पूरा पाषाण काल कहते हैं, वहां से जो पेंटिंग मिलना शुरू हुआ है वो नव पाषाण काल तक मिलना शुरू हुआ है, और तीनों के बारे में चर्चा किया गया है, कहाँ कहाँ क्या क्या मिला है वो सारा चीज यहाँ पे चर्चा किया, और इसी को आपको एक एक लाइन पढ़ना होगा, और इसके बाद इसको जाना होगा। तो थोड़ा बहुत, ये तो वीडियो हमको लग रहा है थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया होगा, लेकिन फिर भी आपको जैसे कि बताया गया
है, समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको भले बोर लगे, ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। हमको यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ जो है वो कम समय में उपलब्ध कराना है, और इसीलिए हम जो है कुछ पैराग्राफ जो है आपको यहाँ पे अब लाइन बाय लाइन पढ़ के यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कितनों आपको एक ढांचा आपको बता दिया गया है कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, लेकिन आपको लाइन बाय लाइन जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक आपको वहाँ पे जो मुख्य बिंदु है वो चीज़ आपका नहीं पता होगा, और क्वेश्चन बनाने समय हो सकता है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को और समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, और इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में किसको हमको ज़्यादा फोकस करना है और किसको एक बार पढ़ने के लिए केवल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए पढ़ना है, ये भी हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपको जो बॉक्स में दिख रहा है वो आपका पीटी से वहाँ से आपका पीटी का क्वेश्चन क्या हो सकता है, बन सकता है, इसीलिए हम उसको बॉक्स में रखे हैं। बाकी जो है वो आपके कॉन्सेप्ट के लिए है, जो कि मेंस आंसर राइटिंग में आपको यूज होगा, तो उसके लिए तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्डिंग करना होगा। तो पूरा किताब को आपको लाइन नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है जहां से पीटी का क्वेश्चन बन सकता है उसको आप टिक कीजिए। अगर आपको ये लगा कि बीच में हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपका बगल में अगर जगह स्पेस अगर बचता है तो वहां पे भी आप इसको लिख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम लोगों का ये पहला चैप्टर है, थोड़ा सा लंबा जा रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा और ये समझ में आपको आ रहा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अत्यंत प्राचीन काल यानी अतीत बीते हुए काल को जिसके लिए ना कोई पुस्तक ना ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है उसे हम प्रागैतिहासिक कहा जाता है। यानी जिसमें लिपि नहीं था, कोई भाषा नहीं था, लिखित दस्तावेज नहीं है, कोई कागज नहीं है, उसको हम प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ये चीज पहला लाइन में बताया। दूसरा है पुस्तक या दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे, उस समय ना तो कागज था और ना ही कोई भाषा थी। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए आपको यहाँ क्लास 11 के बच्चे की तरह यहाँ समझाने का प्रयास किया जा रहा है, और इसीलिए लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा। आपको किसी तरह का आगे कोई परेशानी होने वाला नहीं। बस आपको ध्यान रखना है कि फैक्ट कहां पे याद रखना है और कहां पे कॉन्सेप्ट के लिए हम पढ़ रहे हैं। हर एक लाइन को आपको याद नहीं रखना है, जो फैक्ट है उसको याद रखने का प्रयास करना है। प्राग ऐतिहासिक को हम अक्सर प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक टाइम्स कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता था यह विश्वास करना बहुत कठिन है, क्योंकि कोई दस्तावेज है ही नहीं, कोई प्रूफ है ही नहीं। तो आप कैसे जानेंगे कि उस समय, जैसे अमेरिका आप कभी गए नहीं है तो आप जो है यूट्यूब में देख के या वहां के जीवन को देख के बता सकते हैं कि वहां के लोग कैसे हैं, लेकिन अगर कभी अमेरिका के बारे में कोई आपको बताया ही नहीं तो आप कैसे जानेंगे कि वहां के लोग कैसे रहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि उस समय लोग कैसे रहते थे ये बताना जो है वो बहुत कठिन है, जब तक विद्वान उन स्थानों को खोजना शुरू नहीं किए जहां प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे। तो जैसे जैसे खुदाई हुआ और वे स्थल मिलने लगे जो कि प्री हिस्टोरिक काल के थे, जैसे कि भीमबेटका जगह को खोजा जाएगा तो वहां पे जो लोग रह रहे थे उनके अवशेष वहां पे मिलेंगे, वहां पे पेंटिंग मिलेगा, और इस आधार पे हम एक कहानी बना सकते हैं या एक थ्योरी बना सकते हैं कि इस तरह से लोग रहा करते होंगे। तो सबसे पहले तो वो जगह का खोज होना चाहिए जहां पे प्राग ऐतिहासिक काल के लोग रहते थे, फिर हम जान पाएंगे, थोड़ा बहुत हम गेस कर सकते हैं कि आखिर उनका जीवन कैसा रहा होगा। फिर कहता है अगला लाइन में, ऐसे स्थलों की खुदाई से पुराने औजार, मिट्टी के बर्तन, आवास स्थल और उस काल के मनुष्य तथा जानवरों के हड्डी के अवशेष मिले हैं। तो क्या क्या मिले हैं? औजार मिल सकते हैं, बर्तन मिल सकते हैं, जो उनके आवास थे, जो घर थे वो मिल सकते हैं, प्लस जो मनुष्य और जानवर थे कि उस समय कौन से मनुष्य थे और उस समय कौन से जानवर यूज किए जाते थे, तो वो उनका एक अवशेष मिलेगा। और इस आधार हम कह सकते हैं कि उस समय कौन से मनुष्य जो हैं वो मनुष्य जो है वो किन जानवरों को पालतू पशु बनाते थे। अर्थात मनुष्य के साथ अगर मान के चलिए बकरी का हड्डी मिलता है तो हम कहेंगे कि मनुष्य जो है बकरी को पालतू बनाया था या कुत्ता को बनाया था या भेड़ को बनाया था। तो इस तरह से हम गेस कर सकते हैं, कहानी एक गढ़ सकते हैं इन अवशेषों के बल पे ही। चलिए अगला लाइन पढ़ते हैं। इन चीजों से प्राप्त जानकारियों को और तात्कालिक मनुष्य द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियों के एक साथ जोड़कर विद्वान ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया। मतलब दो चीज आपको मिल गया। पहला तो आपको जो अवशेष था वो चीज मिल गया, तात्कालिक जो अवशेष था, जैसे कि बर्तन हो गया, आवास हो गया, औजार हो गया, मनुष्य और जानवर की हड्डी हो गया, और इसके साथ साथ आपको कुछ खींची गई आकृति। कहने का मतलब क्या है, ये जो आकृति आपको यहाँ पे बगल में दिख रहा है जिसको हम लोग पेंटिंग कर रहे हैं, वो खींची गई आकृति दोनों के एक साथ जोड़ दिया जाता है और इसका एक विवरण तैयार किया जाता है, यानी एक व्याख्या तैयार किया जाता है और कहा जाता है कि उस समय के लोग कुछ इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इससे यह जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे। जब मनुष्य का खाना पानी और कपड़ा और आवास सभी बुनियादी जरूरत पूरी होने लगी तो वे अपने विचारों मनोभावों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करने लगे। कहने का मतलब रोटी कपड़ा मकान पूरा हो गया तो अब मनोरंजन के लिए अब वो कुछ उपाय ढूंढने लगे, और उन्हीं उपायों में एक उपाय था आपका पेंटिंग करना। जैसे अभी भी लोग पेंटिंग, बहुत सारे लोगों का एक हॉबी होता है पेंटिंग करना, तो उसी तरह से किसी का घूमना होता है, किसी का मूवी देखना होता है, तो उसी तरह से उस समय के लोग का हो सकता है और कुछ दूसरा भी
एक तरह से मनोरंजन का साधन रहा होगा, लेकिन वो साधन हमको पता नहीं है। लेकिन पेंटिंग दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि सभी मनोरंजन के साधनों में से एक साधन जो होगा वो पेंटिंग भी होगा। और इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों के आधार बनाकर, मतलब जो दीवार था उसी को कैनवास बनाया, उसी को आधार बनाया और उसी में रेखा चित्र बनाए, यानी जिसको हम लोग यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं। उनके माध्यम से अपने आप को, यानी अपने भावनाओं तथा विचारों को अभिव्यक्त करने लगे, कि सॉरी, भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करने में, मतलब जो उनका दुख था, खुशी था, उन विचारों को उन्हीं गुफाओं के दीवारों में उकेरा गया और बताने का प्रयास किया गया कि हम जो है खुश हैं, दुख है, या क्या होता है। जैसे कि हम लोग का होता है ना कि कैसे शादी विवाह का रिवाज आता है, जैसे गांव में अभी अभी तो बहुत कम देखने को मिलता है, गांव में जाइएगा तो वहां पे पेंटिंग किया जाता है। तो वो पेंटिंग जो होता है खुशी का एक तरह से दिखाता है कि एक तरह से दिवाली का अलग पेंटिंग होता है, अलग अलग त्यौहार में अलग अलग तरह के पेंटिंग किए जाते हैं। तो उस मनोभाव को जानना है तो पेंटिंग को हम लोगों को समझना पड़ता है। अब इस तरह से कहा जाता है, ये तो हम विद्वान लोग सोच रहे हैं कि वो अपने मनोरंजन के लिए पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन क्या यही था या कोई दूसरा रीजन भी था? ये सोचने के लिए एनसीईआरटी का किताब जो है आपको मजबूर कर रहा है और कहता है प्राग ऐतिहासिक काल में मानव ने इन चित्रों को क्यों खींचा। शायद उस समय के मनुष्य ने अपने घरों को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए ये भित्ति चित्र बनाया, मतलब मनोरंजन के लिए नहीं बनाया गया है। वो अपना घर को, जैसे कि हम लोग पेंटिंग कराते हैं तो उस तरह से वो भी अपने घर को सुंदर बनाने के लिए पेंटिंग कराए होंगे। ये सोचने के लिए आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आखिर क्यों इस तरह के पेंटिंग उस समय किए जाते थे। ये सब आपको मेंस जब आंसर राइटिंग कीजिएगा तब यहाँ पे आपको फायदा होगा, पीटी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है। और इसीलिए जो भी हम यहाँ बॉक्स में नहीं घेरे हैं वो पीटी के लिए नहीं है, वो मेंस के लिए। अब उसको कॉन्सेप्ट के रूप में आपको लेना है। और इस तरह से यहाँ पे बताया गया है भित्ति चित्र बनाए, तथा यह भी हो सकता है उन्होंने अपने रोजमर्रा के जीवन को दृश्य अभिलेख रखने के लिए ये चित्र खींचे। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी डेली रूटीन होता है उसको एक डायरी में हम लोग कभी कभी लिख लेते हैं। जैसे कि बड़े बड़े कोई भी मैनेजर होते हैं जिनका, जैसे प्रधानमंत्री हमारे होते हैं, सीएम होते हैं, तो उनका शेड्यूल जो होता है वो बना होता है। तो ये भी अपने जो काम होते हैं, या जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अपनी डायरी जैसे हम लोग लिखते हैं, तो अपने कामों को वो लोग उल्लेखित करने के लिए कि कब क्या काम करना है, कब क्या काम नहीं करना है, इसके लिए वो क्या करते हैं, पेंटिंग वहां पे करते होंगे। उसका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, मतलब आपको 3-4 ऑप्शन दिया गया है कि वो मनोरंजन के लिए करते होंगे, अपने घरों को सुंदर बनाने के लिए करते होंगे, और तीसरा अपने रोजमर्रा के जीवन को दृश्य अभिलेख यानी कि पेंटिंग के माध्यम से याद करने के लिए या याद रखने के लिए भी करते होंगे। और इस तरह से बीच बॉक्स में आपको बताया गया है कि पुरापाषाण यानी कि पुराना पत्थर काल कहा जाता है, जो कि आपको पहले ही बताया गया है। आगे यहाँ पे अब देखिए, यह बॉक्स में यहाँ घेरा गया है, यानी ये पीटी के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। प्रागैतिहासिक चित्रकारियां दुनिया के अनेक भागों में पाई गई हैं। हम वास्तव में नहीं जानते हैं कि लोअर पैलियोलिथिक एज, यानी हम कह सकते हैं ये 1 लाख से पहले वाला, इसीलिए आपको ये की टर्म आपको बताया गया है पूर्व, जिसको हम लोग निम्न भी कह सकते हैं। हिंदी में अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है, लोअर से हम लोग ये वर्ड को अति करेंगे। तो जो 1 लाख से लेके 20 लाख का जो टाइम पीरियड है, वहां मनुष्य ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी? मतलब उस समय के लोग के लिए कोई आर्ट था कला का, जैसे संगीत है, नृत्य है, पेंटिंग है, तो ये सब तो आपको दिखेगा नहीं, संगीत नहीं दिखेगा, नृत्य नहीं दिखेगा, लेकिन पेंटिंग बच गया तो वो चीज हमको क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो उसी को यहाँ पे समझाना चाह रहा है, क्या लोअर पैलियोलिथिक एज के लोगों का कोई कला या आर्ट का कोई रूप था, लेकिन हमें पता नहीं है। लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तर पुरापाषाण काल के तक आते आते मनुष्य कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हुई। मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है कि लोअर पैलियोलिथिक एज में जो है इस तरह का हमको कोई अवशेष नहीं मिलता है, पेंटिंग का कोई अवशेष नहीं मिलता है, लेकिन यही जो है अपर यानी कि 30,000 से लेके 12,000 के बीच आपको बहुत सारा पेंटिंग देखने को मिलेगा। तो देखिए पीटी का क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको स्टेटमेंट बनाया जाएगा कि लोअर पैलियोलिथिक एज में यानी पूर्वपाषाण युग में प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं या शैल चित्र हैं बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि ये स्टेटमेंट जो होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उस समय के कोई भी पेंटिंग हम लोगों को उपलब्ध नहीं है। हम लोगों को जो पेंटिंग उपलब्ध है वो कब का है, तो वो है पूरा उत्तर पुरापाषाण, जिसको उच्च पुरापाषाण भी हम कह सकते हैं, अपर पैलियोलिथिक एज। और ये जो इसका काल बनता है लगभग 30,000 से लेके एक औसत यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं, शुरुआत में ही बताया गया कि ये एक औसत डेट है, ये जगह जगह पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से यहाँ 30,000 से लेके 12,000 के बीच का जो काल है, इसमें बहुत सारा पेंटिंग जो है यहाँ पे पाया गया है, विद्वान इसको खोज निकाले हैं। और ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में इसको भी खोजा गया है। उसके साथ यहाँ पे बताया गया है कि दुनिया के अन्य हिस्सों में कई गुफाएं यहाँ पे पाई गई हैं, जिनकी दीवारों में इस तरह की सुंदर चित्र जो है भरी पड़ी हैं, लेकिन दुनिया के बारे में हमको तो यहाँ फिलहाल पढ़ना नहीं है। उन चित्रों का आकार जो है वो वृत्त आकार का था, वर्ग आकार का था, जो आयत है उसके आकार का था,
और भी विभिन्न जो ज्योमेट्रिकल एक तरह से शेप है, ज्यामितीय आकृति है, उसके प्रतीक में बनाए जाते थे। कहीं ट्रायंगल शेप बनाया गया है, कहीं वर्ग है, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग ज्यामितीय आकृतियों से वो अपने जो भावनाएं हैं उसको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। और इस तरह से जो भी प्राचीनतम चित्र मिले हैं उसमें हमको जो मिला चित्र है वो कौन सा है, तो अपर पैलियोलिथिक टाइम। तो आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पे याद रखना है कि भारत में या जो हमको यहाँ पे पेंटिंग मिला है वो कब, सबसे पुराना जो पेंटिंग है वो कब का है, तो उत्तर पूरा पाषाण काल का है। और ये टाइम पीरियड अगर देखिएगा तो 30,000 से लेके आपका 12,000 तक का ये टाइम पीरियड आपको बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बोला जाता है कि ये जानना दिलचस्प होगा कि सर्वप्रथम इस तरह का जो खोज है 1867 से 68 के बीच में पुराविद जो है आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने स्पेन में हुई अल्तामीरा की खोज से 12 वर्ष पहले की थी, ऐसा यहाँ पे बोला। मतलब भारत में जो खोजा गया था वो 12 साल पहले जो स्पेन में खोजा गया था उससे भी 12 साल यहाँ पे पहले खोजा गया है। लेकिन इसको अगर आप गूगल कीजिएगा तो ये डेट में हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन पता चलेगा। जैसे कि आपको बोला गया था कि कभी भी आपको कुछ डाउट होगा तो उसको आप गूगल करके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि अल्तमीरा जो है, कभी कभी ये पूछ भी देता है, लेकिन ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है तो हो सकता है कम चांस है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया। तो हो सकता है जब पूछ दे तब तो पढ़ना नहीं है, आपको जो दिया है वो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, एक्स्ट्रा आपको जाना नहीं है। तो ये जो है स्पेन में है और ये जो है एक तरह से कहा जाता है अर्लीस्ट पेंटिंग है, सबसे पुराना पेंटिंग है जो कि अपर पैलियोलिथिक एज का है, जो कि 36,000 साल पहले। तो जैसे कि अभी आपको बताया गया है कि 30,000 से आपका लेके 12,000 के बीच होता है, लेकिन हम बोले कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 30,000 होगा, एक मोटा मोटी थोड़ा बहुत आगे पीछे का रेंज यहाँ पे जा सकता है। तो वही चीज यहाँ बोला गया है कि लगभग 3600, यहाँ पे जैसे कि पीछे स्पेन वाला अपर पैलियोलिथिक एज जो है वो कितना में गया है, तो 3600 साल पहले गया है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि इंडिया ही नहीं दुनिया में भी सबसे जो प्राचीनतम पेंटिंग है वो 3600 साल पहले का है, यानी अपर पैलियोलिथिक एज का ही आपको मिला है। तो इस तरह से अगर हम कहें प्रागैतिहासिक काल के शुरुआती निम्न प्रागैतिहासिक काल या निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल, तो इसमें कोई भी पेंटिंग हमको मिलता नहीं है। और ये साइट जो है वो डिस्कवर किया गया था 1868 में, और यहाँ पे भी बोला गया है कि भारत में जो खोजा गया था ये सबसे प्राचीन पेंटिंग जो है वो 1867 से 12 साल पहले खोजा गया था। लेकिन अगर आप आर्कीबोल्ड कार्लाइल के बारे में अगर देखिएगा तो ये जो है 1867 के आसपास या 1868 के आसपास एक पेंटिंग खोजते हैं जो कि आपका यहाँ पे भारत के यूपी जगह से है, जो कि आपको यहाँ पे हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे इसके बारे में है, आर्कीबोल्ड कैम्पबेल कार्लाइल करके यहाँ पे दिया गया है। ये इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट थे और एएसआई जो है हम लोग का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका गठन 1861 में किया गया था, और अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे इसके प्रथम डायरेक्टर भी थे, और इनके 2 असिस्टेंट थे जिसमें एक असिस्टेंट जो थे वो यही थे आर्कीबोल्ड कार्लाइल, और यही असिस्टेंट जो रहेंगे वो एक डिस्कवर करेंगे पेंटिंग 1868 के आसपास में। और ये जो सीलिंग होगा वो कहाँ पे होगा, मिर्जापुर में होगा। तो मिर्जापुर आपको पता है यूपी में है, वो प्राचीन यहाँ पे पेंटिंग खोजेंगे। तो आपको कभी कभी देखिए इसी से संबंधित आपको है कि हमको थोड़ा सा जानने का इच्छा हुआ कि सबसे प्राचीन पेंटिंग जो खोजा गया वो कहाँ पे खोजा गया, तो मिर्जापुर में खोजा गया था। वो कनिंगम के असिस्टेंट थे और इनका नाम जो है आर्कीबोल्ड कार्लाइल यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया गया। ये और भी बहुत सारा चीज का खोज किए थे, जिसमें 20 जो है कॉपर के और 4 जो है वो सिल्वर पंचमार्क कॉइन यहाँ पे खोजे थे, जो कि आपका बनारस, जो कि वाराणसी के नाम से हम लोग जिसको जानते हैं वहां पे खोजे थे। तो इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है वो थोड़ा बहुत आपको याद कर लेना है। और इस तरह से और भी बहुत सारे विद्वान थे, जैसे काकबर्न दिया है, एडर्सन दिया है, मित्र दिया है, घोष दिया है, ये सबका तो नाम नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ जो आर्कीबोल्ड जो है उनका नाम पूछा जा सकता है, क्योंकि इनका योगदान है। ये प्रथम एक तरह से कह सकते हैं व्यक्ति थे या विद्वान थे जिन्होंने भारत के अपर पैलियोलिथिक टाइम के जो चित्रकारी हैं उसको खोजा था। तो इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा एक पैराग्राफ और यहाँ पे देखने का हम प्रयास कर रहे हैं कि ये जो शैल चित्र है वो कहाँ कहाँ भारत के स्थान, मतलब भारत के किस किस स्थानों में पाए गए हैं। तो ये पाए गए हैं, बहुत सारे स्थान में पाए गए, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार। देखिए ये इन स्थानों में यानी मोटा मोटी उत्तर भारत और दक्षिण भारत सम्मिलित है। तो यहाँ से पीटी का क्वेश्चन यहाँ पे बनने का डायरेक्ट यहाँ पे कोई चांस बहुत ज्यादा लगता नहीं है, लेकिन हाँ अगला जो लाइन है उससे पीटी का क्वेश्चन बनेगा। और ये सब कैसे आइडिया आता है कि कहाँ से बनेगा कहाँ से नहीं बनेगा, तो ये आप पीटी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कि कहां पे हमको फोकस करना है पीटी के लिए और कहां पे हमको मेंस के लिए फोकस करना है। तो इस तरह से उत्तराखंड का जो कुमाऊं है, कुमाऊं पहाड़ी भी अगर आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में तो वहां पे भी मिलेगा, पहाड़ी के कुछ शैल चित्र मिले हैं। तो वहां जो कुमाऊं पहाड़ी है उसमें भी पेंटिंग आपको मिले हैं उसके पत्थरों में। और इसी तरह उत्तराखंड का ही अल्मोड़ा है, उसके बारीछीना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक सुयाल नदी है, उसी के किनारे है लकुडियार, और ये बहुत फेमस है। देखिए सुयाल नदी है, इसको आपको सर्च करना था, क्योंकि नदी का नाम आता है तो सर्च कीजिए, क्योंकि पूछता है कौन सा
स्थल किस नदी के किनारे है। सुयाल नदी हम सर्च किए गूगल तो हमको सुयाल नदी के बजाय लखुडियार मिला, यानी कि सुयाल नदी कोई छोटी नदी होगी और लखुडियार जो है वही बहुत ज्यादा फेमस है। प्राग क्यों फेमस है, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है 1 लाख गुफाएं, यानी यहाँ बहुत मात्रा में गुफा मिला है और ये जो गुफा है उसमें प्राग ऐतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं। तो आपको याद रखना है लखुडियार कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में अल्मोड़ा के पास पड़ता है और इसके बगल में कौन सी नदी गुजरती है, तो सुयाल नदी गुजरती है। और इसमें जो पेंटिंग पाए गए हैं वो किस तरह के पेंटिंग पाए गए हैं, तो मानव के भी पेंटिंग है, पशु के भी पेंटिंग है और ज्योमेट्रिकल पेंटिंग भी आपको पाए गए हैं। तो आपको पूछा जा सकता है लखुडियार जो पेंटिंग मिला है उसमें केवल मनुष्य का पेंटिंग मिला है, या कह सकता है केवल पशुओं का मिला है, या केवल ज्योमेट्री मिला है। इस तरह से आपको बताया जा सकता है स्टेटमेंट, जो कि गलत होगा क्योंकि तीनों का तीनों चित्र यहाँ पे मिलते हैं। प्लस यहाँ पे जो रंगों का प्रयोग किया गया वो कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया गया, क्योंकि इससे भी स्टेटमेंट डीपली बहुत क्वेश्चन बनाती है यूपीएससी। अगर उसका क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो आइडिया हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब हम लोग पिछला सेट बना रहे थे, अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो वहां पे जो आपका मामल्यपुरम है वहां पे पूछा गया था कि किरात अर्जुन में जो अर्जुन तपस्या कर रहे हैं वो कहां पे आपको देखने को मिला है, तो मामल्यपुरम उसका सही जवाब था, या उसको मिलाने के लिए दिया गया था कि ये सही सुमेलित है या नहीं है। उसी तरह से गंगा अवतार भी उसको माना जाता था। तो ये सारे चीज डिटेल में पूछा जा रहा है, तो आपको या महाभिनिष्क्रम जो है सॉरी महानिर्वाण जो है महापरिनिर्वाण उसके बारे में पूछा गया था कि अजंता की गुफा में है, तो वो सारा चीज आपको डिटेल में पूछा जा रहा है। तो ये सब रंग भी पूछ सकता है कि किन किन रंगों का इस समय प्रयोग, क्योंकि शुरुआती चरण का ये पेंटिंग है तो सफेद है, काला है और लाल रंग का यहाँ पे प्रयोग होता था। इसमें मनुष्य को छड़ी जैसे रूप में दिखाया जाता था, मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे पतला पतला आपको यहाँ पे देख रहे हैं ना कि छड़ी जैसे यहाँ बहुत पतला पतला यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है मनुष्य को यहाँ पे छड़ी जैसे आकृतियों में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ये सारा चीज आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। पशु के चित्र में एक लंबे थूथन वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों वाला छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय हैं। लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइन और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों में एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है, और वो आकर्षक दृश्य के बारे में देखिए अत्यंत आकर्षक यहाँ पे बोल रहा है, तो इससे सवाल बन सकता है। और वो क्या है, जिसमें मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया, मतलब सामूहिक नृत्य के बारे में बताया गया है। तो आपको पूछा जा सकता है उत्तराखंड का कौन सा ऐसा स्थल है, या आपको एक प्राचीन प्राग ऐतिहासिक काल में कौन सा एक जगह का पेंटिंग है जिसमें हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। तो ये लखुडियार करके एक जगह है जो कि अल्मोड़ा के पास उत्तराखंड में है, वहां पे ये पेंटिंग के बारे में बात किया जा रहा है। कुछ चित्र पहले से बने चित्र भी पर बनाए गए हैं, मतलब जो पहले से पेंटिंग था उसी के ऊपर फिर से पेंटिंग कर दिया गया। पहले वहां काले रंग के चित्र बनाए गए थे, फिर उन पर लाल रंग के चित्र बनाए गए। मतलब कहने का मतलब जैसे हम यहाँ पे पेंटिंग बनाए तो ये रेड कलर का था, अब यहाँ पे हम दूसरा पेंटिंग यहाँ पे कर देंगे, और ये जो है मान के चलिए यहाँ पे क्या कर दिया, हम ब्लैक कलर का कर दिए। तो देखिए एक कलर था उसके ऊपर हम दूसरा कलर यूज करने लग गए। तो इस तरह से यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है लखुडियार में। तो इस तरह से आपको ये सब चीज को थोड़ा बहुत याद रखना होगा। अंत में बोलता है उनमें सफेद रंग के चित्र बने, मतलब ये तीसरा लेयर जब देखा गया तो हम व्हाइट कलर मिला। जैसे कभी भी होता है ना घर में हम जब पेंटिंग करते हैं तो हो सकता है कि हम एक अलग कलर से पेंटिंग किया, अगले साल या 2 साल के बाद हमको लगा कि ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो दीवार में कुछ अलग कलर का पेंटिंग करवा दिया। बस इसी तरह का यहाँ पे आपको यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए किताब में आपको इतना डिटेल के साथ फोटो के साथ भी दिखाया गया है। हाथों में हाथ डाले नृत्य करते हुए लोग, लखुडियार उत्तराखंड। हो सकता है आपको स्पष्ट ना दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए आदमी बना हुआ है यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे आदमी यहाँ पे बने हुए हैं जिसको जोड़ के यहाँ पे बनाया गया। लहरदार लकीरें लखुडियार उत्तराखंड के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आगे जो दिया गया है ऐसे और भी शिलापट हैं जो कि कश्मीर में मिले हैं, उसके बारे में दिया गया है। मतलब यहाँ उत्तराखंड में ही नहीं, कश्मीर में भी कुछ इस तरह के, कश्मीर से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो केवल यहाँ पे उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि कश्मीर में भी इस तरह के शिलापट आपको देखने को मिलते हैं जिनमें कुछ चित्र उकेरे गए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक कि ग्रेनाइट की चट्टानों में नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवस दिया। मतलब आपको पता होगा कि उस समय नवपाषाण काल, अब देखिए अब हम लोग पूरा पाषाण काल से यहाँ पे अब कहाँ पे आ गए, नवपाषाण काल के बारे में यहाँ चर्चा किया जाने लगा। और वहाँ पे जो ग्रेनाइट की चट्टान थी, ये एक तरह का आग्नेय चट्टान है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो पता होगा। तो इस तरह से उसको एक कैनवस दिया, मतलब एक जगह दिया, यहाँ पे आप आइए और इन पत्थरों पे आप अपना पेंटिंग कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे वो लोग चित्र भी बनाए। और ये जो जगह दिया गया है आपका कहाँ पे दिया गया है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। तो कुछ आंध्र प्रदेश में है, तो यहाँ पे दिया है कुपगल्लू। अब देखिए आपको जो कहा गया है कि आप आंख खोल के पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी में हर साल अपडेट नहीं होता है। तो कुपगल्लू जो है आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि ये तेलंगाना में पड़ता है। तो आपको अगर यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ के छोड़ दीजिएगा तो पता नहीं चलेगा और ऑप्शन में हो सकता है आप मिस्टेक कर जाए। और पिकली हाल जो है और टेकलकोटा जो है वो तो अभी कर्नाटक में है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे ये पेंटिंग मिले हैं, 3 तरह के यहाँ पे चित्र बनाए गए हैं। और यहाँ पे भी सफेद रंग के मिले हैं, लाल रंग के मिले हैं और कुछ सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग है, मतलब बैकग्राउंड
बैकग्राउंड जो है वो आपका व्हाइट है और उसके ऊपर लाल रंग का यहाँ पे पेंटिंग किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट है और उसके ऊपर जो लिखा गया है यहाँ पे जो टाइप किया गया है वो ब्लैक कलर है। तो उसी तरह से बैकग्राउंड वहाँ पे लाल सफ़ेद था और उसके ऊपर जो है कुछ लाल रंग के यहाँ पे सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया आरंभिक काल में नवपाषाण काल के हैं और यहाँ पे जो पेंटिंग मिला है किसका किसका मिला है, हाथी का, सांड का, सांबर का, चिंकारा का, भेड़ का, बकरी का, घोड़ा का और शैलचित्र, मानव और शूल। देखिए घोड़ा जो है, आप अगर क्वेश्चन बना रहे होंगे तो वहाँ पता चला होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा को कोई अवशेष नहीं मिला है, लेकिन ये देखिए सिंधु घाटी से पहले के काल को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, प्राग ऐतिहासिक काल में एक तरह से कहिए, और नवपाषाण काल की ये पेंटिंग है और नवपाषाण काल में घोड़ा का यहाँ पे पेंटिंग मिल रहा है। तो ये कितना कंफ्यूजिंग है कि हम लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं है तो हो सकता है प्राग ऐतिहासिक काल के नवपाषाण काल में कैसे मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से आपको बेसिक कान खोल के, आंख खोल के सभी तरफ से आपको पढ़ना होगा, तब चीजों का आप या जब भी प्रश्न आएंगे तो उसको आप गलत नहीं कीजिएगा। यहाँ पे दिया है कुपगल्लू ने एक चित्र अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत करता है, मतलब ये विचित्र है, जैसे कि बहुत अत्यंत मनोरम दृश्य वहां पे बताया गया कि साथ में मिलकर नृत्य कर रहे हैं, और यहाँ एक विचित्र दृश्य बताया गया है। विचित्र कहने के लिए क्या कहा गया है, कामोद्दीप्त जो पुरुष थे वो स्त्रियों को ले जाते हुए दिखाया, मतलब कुछ बड़े अंगों वाले पुरुष थे जो कि स्त्रियों का हरण करके या एक तरह से कहिए उसको भगाकर ले जाते हुए यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो स्त्रियों पर अत्याचार उस दौरान भी हो रहा था, इसको यहाँ पे आप कह सकते हैं या मेंस के आंसर राइटिंग में यहाँ पे डाल सकते हैं, या उनको भी उकेरा गया है इन शैल चित्रों में। तो इस तरह से ये सारा चीज आपको यहाँ पे दिया है, परंतु सबसे सुंदर शैल चित्र जो है यहाँ पे बताया जा रहा है मध्य प्रदेश के विंध्याचल श्रृंखला। अगर आप भूगोल पढ़ रहे होंगे तो पता होगा विंध्याचल जो है उसी का आगे जब बढ़ता हुआ जाता है तो कैमूर पहाड़ी जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, ये आपका पीटी में भी दिया हुआ था कैमूर पहाड़ी, और ये दूसरा स्टेट का नाम दे दिया गया, गोवा वगैरह दे देता है, और वो जो आंसर होगा यूपी होगा। तो आप जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं तो आपको भूगोल का भी ध्यान में रखना है कि हम ऐसा नहीं है कि आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का दूसरा पोर्शन नहीं पढ़ेंगे या ज्योग्राफी को बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। ऐसा कीजिएगा, आइसोलेट होकर पढ़िएगा तो पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, और सबको मिला जुला के पढ़िएगा तो चीजें आपको बहुत बेहतर से समझ भी आएगा और आप जो है क्वेश्चन को गलत भी नहीं कीजिएगा। ये पहाड़ी श्रृंखलाएं बोलता है पूरा पाषाण कालीन मध्य पाषाण कालीन अवशेष से भरी पड़ी हैं, यानी यहाँ पे पूरा पाषाण काल भी मिलता है और मध्य पाषाण काल का भी अवशेष यहाँ पे मिलता है। तो हम लोग जाने थे पूरा पाषाण काल में भी उत्तर पूरा पाषाण काल के जो अवशेष है वो आपको ज्यादातर यहाँ देखने को मिलते हैं। इन जंगलों में जंगली पौधे, फलों, जलधाराओं और कंदराओं की बहुतायत है जो पाषाण काल के लोगों को रहने के लिए हर तरह से उपयुक्त थी। तो हम जानते हैं पहले के लोग जो थे जंगल में रहते थे, जंगली पौधों को वो लोग अपना भोजन बनाते थे, उन्हीं फलों को भोजन बनाते थे, जलधाराओं में जो जल था उन्हीं से अपना वो जीवन व्यतीत करते थे, और जो कंदराएं थे यानी कि गुफाएं थे वहीं पे अपना जीवन को वो बिता रहे थे। और इस तरह से यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे जो शैलाश्रय है यानी कि चट्टानी अवस्था, मतलब ऐसा घर जो चट्टानों से बना हुआ है जिसको हम गुफा के नाम से कह सकते हैं। वर्षा, बिजली, गरज, ठंड और चिलचिलाती धूप और गर्मी से इन्हें पर्याप्त सहारा देते थे। मतलब गुफा जो है उसको गर्मी, जैसे अभी हम लोग को घर क्या होता है, गर्मी, धूप, बरसात ये सबसे बचाता है, आपको ठंडा से बचाता है, उसी तरह से उन समय के जो गुफा थे लोगों को इन सब प्राकृतिक एक तरह से चरम जो था वो उनसे उन लोगों को एक तरह से बचाया जाता था। मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल की पहाड़ी में स्थित है भीमबेटका। अब देखिए यहाँ से आपका पीटी क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा कि भीमबेटका कहाँ पे पाया जाता है, तो सबसे पहले विंध्याचल पर्वत में, और उसमें भी कौन सा स्टेट है तो आपका एमपी है, और ये भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर आप दक्षिण जाइएगा तो आपको यहाँ मिलेगा, जो कि लगभग 10 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है, स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। और इसमें आपको जो शेल्टर मिलेंगे यानी इस तरह से शैल गृह मिलेंगे जो कि चट्टानों को काट कर बनाए गए थे, वो कितने हैं तो 800 भी ज्यादा है। और इस तरह से 500 से ज्यादा शैल श्रेयों में यानी कि 500 से ज्यादा ऐसे चट्टानी घर हैं जिसमें चित्र पाए गए हैं, यानी कि इस तरह के पेंटिंग आपको देखने को मिलते हैं। मतलब 800 घर चट्टानों का, और उन 800 घरों में भी 500 ऐसे घर हैं जिसमें पेंटिंग आपको देखने को मिला था। और ये जो भीमबेटका का गुफा है उसको खोज जो किए थे वो 1857 में आपके डॉक्टर VPA वाकन करके एक व्यक्ति दिया गया है, विद्वान जो है उनके द्वारा। तो ये पीटी के लिए आपको याद रखना है कि ये इनके द्वारा इनको खोजा गया था दुर्गम पहाड़ी और जंगलों। आप देखिए ये खोजा भी गया था तो कब 1957-58 में, मतलब देश की आज़ादी के बाद इन सब चीज़ों को यहाँ पे खोजा जा रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आपको जैसे कि बताया गया है कि इमेज को भी आपको ध्यान देते चलना है। क्या आप बता सकते हैं कि चित्रकार चित्र में क्या दर्शाना चाहता है, तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे एक हाथी जैसा कुछ चीज दिख रहा है, हाथी में कुछ सवार लोग दिख रहे हैं, यहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं। आप इससे क्या गेस कर सकते हैं कि उस समय के लोगों के बारे में आप सोच सकते हैं कि, या आप
क्या इस पिक्चर से अपना व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तरह का एनडीए वगैरह सब में देता है, जब आप इंटरव्यू में जाएं तो कुछ पेंटिंग दे देगा और उसके बारे में बताएगा कि आपको इसके बारे में 4 लाइन 10 लाइन या एक पैराग्राफ लिखना है। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे या क्लास 11 के बच्चे को एनसीईआरटी जो है वो आपको सोचने पे मजबूर किया जा रहा है कि आखिर ये क्या कर रहे होंगे। यहाँ पाए गए चित्र के विषय में अनेक प्रकार हैं। उस समय रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाओं के अलावा धार्मिक है, भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए, जिसमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़े की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करना, शरीर सज्जा, छद्मवेश, मुखौटा लगाना, मतलब यहाँ पे शरीर का जो सज्जा किया जाता है, जैसे अभी बहुत सारे लोग सजते संवरते हैं, तो वो सारा चीज यहाँ पे आपको दिखाया गया है। सब चीज शहद इकट्ठा, मतलब यहाँ पे जंगली फल जो खाते थे उसमें के साथ एक शहद है, तो उसका इकट्ठा करते हुए दिखाया। तो हम कह सकते हैं कि उस समय ये लोग का जो भोजन है उसमें शहद जो है एक महत्वपूर्ण यहाँ। छद्मवेश यानी मुखौटा, यानी कि जैसे अभी बहुत सारे नृत्य होते हैं उसमें मुखौटा का यूज किया जाता है, जैसे कि झारखंड का छौ नृत्य जो है मुखौटा का यूज होता है, तो उस तरह का यहाँ पे लोग यूज करते थे। ये सारा चीज को आपको समझना है, ये मेंस आंसर राइटिंग में आपको थोड़ा बहुत आइडिया या लिखने में काम आ सकता है। भीमबेटका की कला शैली को तकनीक और आधार के अनुसार से कई श्रेणी में बांटा गया है। रेखा चित्रों और चित्रकारियों को 7 कालावधियों में वर्गीकृत किया गया है। तो 7 काल में इसको बांटा गया है। पहला काल है उत्तर पुरापाषाण, दूसरा है मध्य पुरापाषाण और तीसरा है ताम्रपाषाण। और इन 3 कालावधियों के बाद एक के बाद एक 4 ऐतिहासिक कला विधियां आती हैं। मतलब 3 काल तो पुरापाषाण, मध्यपाषाण और ताम्रपाषाण है। इसके बाद जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल इसलिए आपको सबसे पहले बताया गया था। ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? जिसमें हमें लिखित दस्तावेज मिलता है, जिसको हम लोग ऋग्वेद मान सकते हैं। वैदिक काल जो हमारा था ऐतिहासिक काल था। तो इस तरह के ऐतिहासिक काल के क्रमबद्ध रूप से 4 ऐतिहासिक काल इसके बाद आते हैं। लेकिन इस चैप्टर में जैसे नाम ही है प्राग ऐतिहासिक शैलचित्र, और इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे हम केवल 3 काल के बारे में चर्चा करेंगे, और जो कि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट से, और उम्मीद करते हैं अगर आपके पास ये इसका जेरोक्स नहीं होगा तो इसका जेरोक्स निकाल लीजिएगा। ये हर एग्जाम में आपको काम करेगा, ना केवल यूपीएससी, अदर जितने स्टेट पीसीएस है या जो भी एग्जाम है जिसमें आर्ट एंड कल्चर आजकल बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको ये वीडियो जो है उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा। स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो अंतिम तक देख रहे हैं, यानी ये वीडियो आपको अच्छा ही लग रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।